व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की पढ़ाई की आखिरी वीडियो पे हम लोग आ गए हैं और इसमें हम कवर करने वाले हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। और इम्पॉर्टेंट भी हैं, उसके साथ आपके लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर भी होगा कि आपको पता चल जाएगा कि हाँ यार ये क्वेश्चंस हो रहे हैं, तो हम मिलते जुलते एमसीक्यूज वहां पे आसानी से कर लेंगे। तो चलिए जल्दी से एक बार एमसीक्यूज भी देख लेते हैं और इनको भी कंप्लीट कर देते हैं। चलिए जल्दी से लेट्स बिगिन। चलिए जी, सबसे पहले सवाल के साथ जल्दी से हम लोग स्टार्ट करके चलते हैं। देखो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। क्वेश्चन है, अंडर डैश एक्सचेंज रेट सिस्टम द सेंट्रल बैंक एंड द गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री डू नॉट हैव एनी अथॉरिटी टू इंटरफेयर। किसमें अथॉरिटी नहीं है, ना सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को इंटरफेयर नहीं करता। फिक्स्ड में तो गवर्नमेंट फिक्स करती है, फ्लोटिंग फ्लेक्सिबल होता है, बिल्कुल मैनेज फ्लोटिंग में भी इंटरवीन होता है। तो यहाँ पे आंसर बनेगा बी, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम, है ना। फ्लोटिंग को ही हम लोग फ्लेक्सिबल भी बोलते हैं। फ्लेक्सिबल में कोई भी इंटरफेरेंस सरकार का नहीं होता। बढ़िया, चलो अगला सवाल। डैश इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक फॉर द पर्पज ऑफ डिस्पोजिंग ऑफ एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। टर्म डिपॉजिट, डिमांड फॉर मनी, मनी सप्लाई, क्रेडिट क्रिएशन। आंसर बन जाएगा बच्चों मनी सप्लाई। क्या बात है, सिंपल था। तो डेफिनेशन आ गया सीधा सीधा। अगला सवाल, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आओ जरा देखते हैं कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट गलत है। अब यहां पे बच्चों हमारे पास इसने बोला द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कैन बी ग्रेटर देन ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी। बच्चों टू सेक्टर इकोनॉमी में तो फॉरेन सेक्टर होता ही नहीं है, हाउस होल्ड और फर्म्स होते हैं। तो वहां पे तो फॉरेन सेक्टर ही नहीं है, तो फिर कैसे हो जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो ये तो गलत हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज जीरो इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी इन द लाइट ऑफ द, हाँ ये तो सही है। एनएफआई जीरो होता है, ये तो सही है। तो स्टेटमेंट 1 गलत है, स्टेटमेंट 2 ट्रू है। बी पार्ट इसका आंसर बन जाएगा। ठीक है, बढ़िया सर। अगला देखते हैं। कीपिंग ऑल अदर फैक्टर्स कांस्टेंट, ट्रेड सरप्लस में अराइज इन द बीओपी बिकॉज। ट्रेड सरप्लस कब आएगा बच्चों, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे। एक्सपोर्ट भी किसके, गुड्स के। ठीक है, तो यहाँ पे तो सर्विसेज की बात कर रहा है, ये नहीं होगा। राइज इन एक्सपोर्ट ऑफ कॉफी, कॉफी गुड्स है ऑफ कोर्स, तो यही आंसर बनेगा। फॉल इन एक्सपोर्ट्स, ये भी नहीं होगा। रेमिटेंस भी नहीं होगा, यही बनेगा। सरप्लस कब बनेगा, जब एक्सपोर्ट ज्यादा होंगे गुड्स के। ठीक है, बढ़िया हो गया सर, ये भी डन हो गया। आओ अगला देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टॉक, कौन सा इसके अंदर स्टॉक है बेटा। सेविंग्स फ्लो है, प्रोडक्शन भी फ्लो है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, डेप्रिसिएशन भी पूरे साल का होता है। कैपिटल हमारा स्टॉक होगा, डी पार्ट इसका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल क्या है, रीड द फॉलोइंग फिगर केयरफुली एंड चूज द करेक्ट पेयर फ्रॉम द ऑल्टरनेटिव्स गिवन बिलो। लो हमें करेक्ट चूज करना है। बीच में इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन फेस दिया हुआ है, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन, तो यहाँ पे तो डिस्पोजिशन आएगा, ये आ जाएगा डिस्पोजिशन। ठीक है, और हमारे पास ऊपर क्या है, जनरेशन डिस्ट्रीब्यूशन डिस्पोजिशन, तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहाँ इनकम या एक्सपेंडिचर, ऊपर क्या आउटपुट। आउटपुट यानी कि प्रोडक्शन, है ना। तो हमारे पास ये बनेगा, सी पार्ट बन जाएगा। सिक्स्थ का बन जाएगा हमारे पास बच्चों सी। ठीक है जी, परफेक्ट। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर पेमेंट, कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है, कौन सा फैक्टर पेमेंट नहीं है। फ्री यूनिफॉर्म टू डिफेंस पर्सनल, अब बेटा डिफेंस पर्सनल को जो यूनिफॉर्म दी गई है वो उनकी सर्विसेज के लिए दी गई है, तो ये तो फैक्टर पेमेंट में आएगा। सैलरीज टू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, ये भी फैक्टर पेमेंट में आएगा। रेंट पेड टू द ऑनर, ये भी फैक्टर पेमेंट में आएगा। स्कॉलरशिप, ये ट्रांसफर है, स्कॉलरशिप बच्चों ट्रांसफर है, तो ये आ गया इसका ऑप्शन डी। अगला वाला क्या है, नेशनल इनकम विल बी इक्वल टू डोमेस्टिक इनकम व्हेन, जब एनएफआईए जीरो होगा, डेप्रिसिएशन जीरो, आईटी जीरो, एनआईटी जीरो, या एनएफआईए, एनएफआईए जीरो। डी पार्ट बच्चों इसका आंसर बनेगा। चलो सर ये भी हो गया। अगला सवाल क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स
NNP एट FC, मुझे GDP एट MP पे जाना है। अच्छा, तो नेट से ग्रॉस पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा डेप्थ। नेशनल से डोमेस्टिक पे जाने के लिए माइनस करना पड़ेगा NFIA। PP तो सेम है, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए प्लस करना पड़ेगा NIT। तो प्लस डेप्रीसिएशन तो चारों में है, माइनस NFIA इन दो में है, तो ये खत्म ये खत्म। उसके बाद प्लस NIT सिर्फ इसमें है, तो सी पार्ट इसका सही ऑप्शन बन जाएगा, 9th का बन जाएगा बच्चों हमारे पास सी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? कौन सा इनकरेक्ट है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू, बोल रहा है GDP एट MP इज इक्वल टू GDP एट FC प्लस NIT। FC में NIT जोड़ेंगे तो MP आ जाएगा, ये तो सही है। अगला क्या है? NNP एट MP, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट MP इज इक्वल टू NNP एट FC। ऐसा कैसे हो सकता है? तो गलत है, बिल्कुल यही गलत होगा। GNP एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP प्लस NFI है, ये भी सही है। NNP एट FC नेशनल इनकम होता है, तो B ही गलत है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट? B इज इनकरेक्ट। चलो सर, ये भी डन हो गया। अगला क्या है? NDP एट FC 1500 है, NFIA 500 है, NNP एट FC निकालना है, तो बहुत सिंपल है। NDP एट FC है, हमें NNP एट FC निकालना है, तो 1500 में NFIA जोड़ना है, लेकिन ये नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड है, टू, खाली टू है बच्चों, ये ध्यान से पढ़ना। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, तो फिर तो ये माइनस हो जाएगा, तो 1500 माइनस 500 1000, सी आंसर आ जाएगा। 11th का बन जाएगा हमारे पास सी। ठीक हो गया, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? प्रियांशुज मदर इज अ टीचर, शी ऑल्सो टीचेस प्रियांशु। देखो बेटा, घर में ही दे रही है उनकी मदर उसको सर्विसेज। हाउ वुड यू ट्रीट दिस वाइल कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम डोमेस्टिक इनकम? कहीं भी नहीं आएगा। इट विल बी इंक्लूडेड, नो, इट विल बी इंक्लूडेड, नो, इट विल बी इंक्लूडेड, नो, नीदर बी इंक्लूडेड इन डोमेस्टिक नॉर इन नेशनल। बिल्कुल सही, ये बनेगा बेटा। ये घर पे सर्विसेज दे रही है, एक मदर अपने बच्चे को सर्विसेज दे रही है, तो नेशनल डोमेस्टिक कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा। अगला देखते हैं। The value of all the goods and services can be expressed in monetary units. On the basis of the given statement, identify the function performed by money. कौन सा? सबको हम लोग एक्सप्रेस कर सकते हैं मनी की टर्म्स में। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, यूनिट ऑफ अकाउंट, मीन्स ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। तो बच्चों सबको मेजर कर सकते हैं, तो वो बनेगा यूनिट ऑफ अकाउंट। ठीक है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब वो माध्यम है, स्टोर का मतलब आप स्टोर कर सकते हो, यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब आप मेजर कर सकते हो, है ना। बढ़िया। नेक्स्ट क्या है? सप्लाई ऑफ मनी रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ मनी। जल्दी जल्दी से बताओ। 31 मार्च पे, ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, एज एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या ड्यूरिंग अ फिस्कल ईयर। तो 14 का आंसर क्या बन जाएगा? सिर्फ 31 मार्च पे तो होगा ऐसा तो नहीं है, ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मनी सप्लाई स्टॉक कॉन्सेप्ट है। ड्यूरिंग भी नहीं, तो यही बनता है। ठीक है, एज एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आएगा इसका एग्जैक्टली। ठीक है बेटा, चलो सर ये भी डन है। क्वेश्चन नंबर 15, रेपो रेट क्या रेट है? रेपो रेट वो रेट है बच्चों जिस पे सेंट्रल बैंक कमर्शियल बैंक को लोन देगा शॉर्ट टर्म के लिए। कमर्शियल बैंक परचेज गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गलत। कमर्शियल बैंक कैन टेक लोन फ्रॉम सेंट्रल बैंक, कमर्शियल बैंक कीप देयर डिपॉजिट, ये भी गलत। शॉर्ट टर्म लोन्स आर गिवन बाय कमर्शियल बैंक, ये भी गलत। बी पार्ट बन जाएगा, 15th का बन जाएगा बच्चों हमारे पास बी। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है? आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक डज नॉट इंटरैक्ट डायरेक्टली विद द पब्लिक। अरे कितना आसान, जनता के साथ कौन नहीं इंटरैक्ट करता? आरबीआई। तो बैंक ऑफ इंडिया तो करेगा, एसबीआई भी करेगा, सेंट्रल बैंक भी करेगा, आरबीआई नहीं करेगा। आरबीआई आंसर, सिंपल सवाल सर। अगला बोल रहा है व्हाट इज द लेवल ऑफ कंज्यूमर स्पेंडिंग इन द कंट्री व्हेन डिस्पोजेबल इनकम इज 1200।
वाई इनकम 1200 दिया हुआ है, कंजम्पशन फंक्शन दिया हुआ है 0.75y प्लस 100। कंजम्पशन फंक्शन कंसिस्ट ऑफ ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अच्छा हाँ तो सही तो हो गया। बस हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है व्हाट इज द लेवल ऑफ स्पेंडिंग, यानी कंजम्पशन निकालना है। अगर इनकम 1200 है तो इनकम को यहाँ रख देते हैं यार। 1200 का 75% कितना होगा, 0.75 इंटू 1200 प्लस 100। 1200 का 75% 900 होगा ना, तो 900 प्लस 100 1000 आ जाएगा। 1000 आंसर है, 1000 आंसर है बेटा। ओके डन सर। अगला क्या है, इफ इंक्रीज इन नेशनल इनकम इज इक्वल टू इंक्रीज इन कंजम्पशन, जितनी इनकम बढ़ी उतनी कंजम्पशन भी बढ़ी, तो फिर एमपीएस कितना होगा, बताओ बच्चों एमपीएस कितना होगा। जितना नेशनल इनकम बढ़ा उतना ही कंजम्पशन भी बढ़ गया। इसका मतलब अगर नेशनल इनकम 100 से बढ़ा तो कंजम्पशन भी 100 से ही बढ़ गया, तो डेल्टा सेविंग तो 0 हो गया। तो एमपीएस का वैल्यू होता है डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, तो 0 अपॉन 100 इट विल बी 0। एमपीएस का वैल्यू जो है वो इक्वल टू 0 आ जाएगा, तो 18th का आंसर बन जाएगा हमारे पास डी। ठीक हो गया बेटा, परफेक्ट। अगला, इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 4, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर यानी के का वैल्यू 4 है, ऑटोनॉमस कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सी बार इज 30, तो कंजम्पशन फंक्शन क्या होगा। कंजम्पशन फंक्शन के लिए बेटा पहले एमपीसी निकालना पड़ेगा। के इज इक्वल टू 1 अपॉन एमपीएस, के 4 है तो एमपीएस जो है वो 1 अपॉन 4 यानी 0.25 आ गया। 1 अपॉन 4 यानी 0.25, तो एमपीसी कितना है, एमपीसी है 0.75, एमपीसी है 0.75, तो कंजम्पशन फंक्शन लिखना है, तो सी इज इक्वल टू सी बार प्लस बी वाई 0.75 वाई, ये आना चाहिए 30 प्लस 0.75 वाई ए, ये बनेगा बेटा। ठीक हो गया, डन सर, ये भी हो गया, बढ़िया। अगला क्या है, इफ इन एन इकोनॉमी द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज 5, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर की वैल्यू बेटा 5 है। अच्छा k इज इक्वल टू 5 है, डिस सेविंग्स है हमारे पास, जो सेविंग्स है इसका मतलब -100 है। रेलेवेंट सेविंग्स एट इनकम लेवल ऑफ 1400 करोड़ वुड बी, आपको बोल रहा है कि बताओ कितनी हमारे पास सेविंग्स होगी अगर इनकम 1400 है। हाँ तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं पहले सेविंग फंक्शन लिख लेता हूँ, है ना। अब देखो के अगर 5 है तो 1 अपॉन एमपीएस, ये होता है ना, के 5 है तो एमपीएस निकल जाएगा, एमपीएस इज इक्वल टू 1 अपॉन 5 यानी कि 0.20। तो सेविंग फंक्शन क्या होता है, माइनस सी बार प्लस 1 माइनस बी, 1 माइनस बी वाई, ये होता है ना। अब हमें क्या निकालना है, सेविंग निकालनी है अगर इनकम 1400 है तो, ठीक है। माइनस सी बार यानी नेगेटिव सेविंग कितनी है, -100 प्लस 1 माइनस बी यानी कि एमपीएस 0.2 इंटू 1400, बस यहां से निकल जाएगा। 1400 का 20% कितना, 280, -100 प्लस 280 180 आ जाना चाहिए, 180 बी पार्ट, 20 का बन जाएगा बच्चों हमारे पास बी। ठीक हो गया, 20 का हमारे पास बी आ गया जी। इसके बाद क्या है सर, 21 पे चलते हैं। इफ एन इकोनॉमी इज टू कंट्रोल रिसेशन, रिसेशन चल रहा है, ठीक है, यानी मंदी है, लाइक मोस्ट ऑफ द यूरो जोन नेशंस, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एप्रोप्रिएट, कौन सा सबसे बढ़िया रहेगा। मंदा है बेटा, रेपो रेट कम कर दो, सही है, सीआरआर कम कर दो, सही है, दोनों ही चल जाएंगे फिर तो सी आ जाएगा बेटा, 21 का आ जाएगा हमारे पास सी। ठीक है जी, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। द मॉनेटरी पॉलिसी जनरली टारगेट्स टू एंश्योर, मॉनेटरी पॉलिसी किस पे आता है,
प्राइस स्टेबिलिटी पे बिल्कुल, इन्फ्लेशन डिफ्लेशन कोई तो कंट्रोल करता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं, फॉरेन रिलेशन नहीं, टैक्स कलेक्शन नहीं, ए ही बनेगा। मॉनेटरी पॉलिसी बेटा प्राइस स्टेबिलाईजेशन पे तो फॉलो करता है, फोकस करता है कि इन्फ्लेशन भी ना हो, डिफ्लेशन भी ना हो। बढ़िया सर, ये भी डन हो गया। अगला, द गवर्नमेंट बजट हैज अ रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट को किससे फाइनेंस करोगे? ऑप्शंस ये हैं नीचे, ठीक है। रेवेन्यू डेफिसिट को कवर करने के लिए हमें कैपिटल रिसिप्ट चाहिए होगी, तो बोरोइंग से कर सकते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हैं, टैक्स रेवेन्यू से तो नहीं होगा, इनडायरेक्ट टैक्स से भी नहीं होगा, तो ए एंड बी कहाँ है? ए एंड बी, सी ऑप्शन बनेगा बेटा, क्योंकि ये दोनों कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, इनसे हो सकता है। चलो सर, ये भी हो गया। अ टैक्स हुज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड टू अदर्स। लो जी, एक टैक्स जिसका बर्डन शिफ्ट नहीं होता वो डायरेक्ट टैक्स है। अब डायरेक्ट टैक्स किस पे लगता है? इम्पोज्ड ऑन प्रोड्यूसर, सेलर, बायर या इनकम अर्नर्स। भाई जो डायरेक्ट टैक्स है वो तो बच्चों मेनली इनकम अर्नर्स पे लगता है ना भाई, जो इनकम एंड प्रॉपर्टी ऑफ इंडिविजुअल्स पे लगता है, तो इनकम अर्नर पे ही तो लगेगा डायरेक्ट टैक्स, राइट? परफेक्ट, डन सर। आगे चलते हैं, अगला सवाल क्या है? व्हेन डोमेस्टिक करेंसी गेन्स वैल्यू, जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है इन रिलेशन टू फॉरेन करेंसी, इसको क्या बोलते हैं? एप्रिसिएशन। हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू बढ़ती है तो करेंसी एप्रिसिएशन बोलते हैं ना बच्चों उसको। बढ़िया हो गया सर ये भी। चलो, एक्सपोर्ट ऑफ कोविड वैक्सीन मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। कोविड वैक्सीन जो इंडिया में बनी उससे एक्सपोर्ट हुआ है, इससे क्या होगा? इंडियन करेंसी आएगी? नहीं। आउटफ्लो होगा इंडियन करेंसी का? नहीं। इनफ्लो होगा फॉरेन करेंसी का? यस यस, 100% ये तो होने वाला है। बढ़िया हो गया बेटा। अगला क्या है? अगला क्या है? क्वेश्चन नंबर 27। एज पर द आरबीआई प्रेस रिपोर्ट, नेट फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स, यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है, recorded an outflow of US dollars 15.2 billion mainly from the equity. The above transaction will be recorded in the account of dash side of BOP account. बताओ जी, कौन से अकाउंट में और कौन सी साइड में जो हमारी नेट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो बाहर गई है, हमारे पास से पैसा बाहर जा रहा है, तो इसका मतलब ये तो कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड में रिकॉर्ड होना चाहिए। कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, डी पार्ट बनेगा बेटा। 27 का बन जाएगा हमारे पास डी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड है मेनली। इन्वेस्टमेंट टू अब्रॉड तो डेबिट में पैसा जा रहा है और कैपिटल साइड में, ठीक है। बढ़िया सर। अगला नेक्स्ट क्या है? ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, ओके, द कॉटन टेक्सटाइल मिल्स मेनली डोमिनेटेड बाय इंडियन एंटरप्रेन्योर्स वर लोकेटेड इन। बताओ जी, कहाँ पे थी हमारे पास? कपड़ा कहाँ बन रहा था? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में बच्चों। ओके सर। चलो 29, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू। बच्चों नॉट ट्रू का ध्यान रखना, ठीक है। अबाउट द डेमोग्राफिक कंडीशन ऑफ इंडिया, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट वाज हाई, ये तो सही है। आफ्टर 1921 ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, इंडिया एंटर्ड सेकंड स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, सही है बच्चों। लाइफ एक्सपेक्टेंसी वाज हाई, ये तो गलत हो गया, यही आएगा 29 का बन जाएगा बच्चों सी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी हाई थोड़ी ना थी, लो थी। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a goal of 5-year plan? Growth, equity, modernization, self reliance. तो growth है, equity है, modernization है, land reforms नहीं आएगा। C part, इसका ऑप्शन आ जाएगा C। Before the advent of green revolution, India was primarily dependent on dash for the supply of food grains. बताओ जी, food grains कहाँ से आ रही थी? बेटा US से आ रही थी। ध्यान रखना, ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले हम लोग US के ऊपर डिपेंडेंट थे फूड ग्रेन्स के लिए, ठीक है क्या बेटा? डन सर। बढ़िया। इसके बाद, इंडिया हैज बिकम अ प्रेफर्ड आउटसोर्सिंग डेस्टिनेशन। क्यों भाई? ऐसा क्यों? क्योंकि अवेलेबिलिटी ऑफ अनस्किल्ड लेबर, नहीं भाई, अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड लेबर। क्वालिटी ऑफ आईटी सर्विसेज, सही है। अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड, ये भी बिल्कुल सही है, बी और सी। डी, बढ़िया।
32 में डी आ जाएगा। 33, हाउ कैन ग्लोबलाइजेशन इंक्रीज द स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल। ग्लोबलाइजेशन से स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसे बढ़ेगा? बाय ऑफरिंग मोर प्रोडक्ट्स टू बाय, अच्छा, बाय इंक्रीजिंग रूरल टू अर्बन माइग्रेशन, बाय इंप्रूविंग वर्किंग कंडीशंस ऑफ द फैक्ट्री वर्कर्स, बाय मेकिंग चीपर प्रोडक्ट्स अवेलेबल ड्यू टू इंक्रीज्ड कंपटीशन। ये होगा बेटा। भाई ग्लोबलाइजेशन होगा तो एमएनसीज भी आएंगी, हमारे को भी कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, चीप हो जाएगा, सामान सस्ता हो जाएगा और अच्छी क्वालिटी का सामान मिलेगा। बढ़िया है जी। 33 का भी डी है। चलो 34, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एड in human capital formation? Expanding the labor market by increasing supply of jobs, creating larger industries with more complex equipment, creating open markets with increased stability, promoting gender equality in the family। बताओ किससे ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प मिलेगी? भाई अगर हम लेबर मार्केट पे फोकस करेंगे, सप्लाई ऑफ जॉब्स बढ़ा रहे हैं हम, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन से तो कोई मतलब नहीं है। क्रिएटिंग लार्जर इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज का भी, क्रिएटिंग ओपन मार्केट विद इंक्रीज स्टेबिलिटी, प्रमोटिंग जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी से होगा ना भाई, फैमिली में जेंडर इक्वालिटी अगर होगा तो मेल फीमेल सबको पढ़ाया जाएगा, तो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन तो यहाँ से होगा, ज्यादा नंबर ऑफ स्किल्ड पीपल हमें मिलेंगे। डी आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल कैपिटल? मशीन फिजिकल कैपिटल है, रॉ मटेरियल भी है, बिल्डिंग भी है। एजुकेशन नॉलेज इन पीपल, ये नहीं है बेटा, ये ह्यूमन कैपिटल है। बढ़िया सर। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट फॉर ऑल चिल्ड्रन इन द एज ग्रुप ऑफ, कम ऑन, 6 to 14, 6 to 12, 5 to 13, 5 to 14। क्या आ जाएगा हमारे पास? 6 to 14 सर। बढ़िया, सॉर्टेड, स्क्रीनशॉट लेके चल रहे हो ना। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में क्या प्रॉब्लम्स हैं? ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन है, ब्रेन ड्रेन है, इनसफिशिएंट रिसोर्सेज है, सारी हैं। तो सारी प्रॉब्लम्स हैं बेटा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। डन सर। 38, डैश हैव emerged as an important microfinance system and led to women empowerment। women empowerment के लिए बेटा सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, SHGs, नाबार्ड नहीं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, यस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। 38 का आंसर बनेगा बेटा जी हमारे पास बी। ठीक हो गया। चलो सर, नेक्स्ट क्या है? नेशनलाइजेशन ऑफ कमर्शियल बैंक्स कब हुआ था? 1969। 1969 याद होना चाहिए तुम्हें, 1969। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन फार्म एरिया ऑफ एम्प्लॉयमेंट? नॉन फार्म, नॉन फार्म कौन सा है? क्या वो लाइफ स्टॉक है, क्या वो हॉर्टिकल्चर है, क्या वो फिशरीज है? सारे ही नॉन फार्म है भाई, सारी एग्रीकल्चर से अलग है। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर आ जाएगा। मोस्ट ऑफ द डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयड पर्सन्स इन इंडिया आर फाउंड इन। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा कहाँ पे है? लोग अपने जमीनों पे, खेतों पे काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर में है बच्चों। एग्रीकल्चर इसका आंसर बनेगा। 41 का आंसर बन जाएगा बच्चों हमारे पास ए। ठीक है। इसके बाद जॉबलेस ग्रोथ लेड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट बिकॉज, क्यों? क्योंकि क्या लेबर माइग्रेट नहीं करती? नो। लेबर एक्सपेंसिव है? नहीं। ग्रोथ रेट लो है? नहीं। ग्रोथ इज ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, यस, बिल्कुल सही। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। एन अरेंजमेंट इन विच अ वर्कर यूजेस हिज ओन रिसोर्सेज टू मेक अ लिविंग। अपने खुद के रिसोर्सेज अगर एक वर्कर यूज कर रहा है खुद के, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है ना। बढ़िया सर, क्या बात है। अगला, रोहन द ओनर ऑफ अ लैंड ग्रोज ओनली 2 crops in the year, he works 8 to 9 months and for the rest of the year he remains unemployed। लो जी, कुछ जगह उसके पास काम है, 8 से 9 महीने हैं, बाकी उसके पास काम नहीं है। इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द ईयर रोहन फेसेस कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट बच्चों? कौन सा अनएम्प्लॉयमेंट? सीजनल। इसमें हमारे पास आ जाएगा सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है क्या? सॉर्टेड है। चलो भाई अगले सवाल पे चलते हैं। 44 डन है। 45, आउट ऑफ दीज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्कर? कौन सा इनमें से वर्कर है? बताओ भाई फटाफट से, कौन सा इनमें से वर्कर है? बेगर, गैम्बलर, कोबलर, स्मगलर। बच्चों इसके अंदर जो सबसे बढ़िया वर्कर है वो है हमारे पास कोबलर। ठीक है, कोबलर इज अ वर्कर। ओके सर।
multiple reasons for economic slowdown and re-emergence of poverty in Pakistan may be enumerated. Identify which of the following might not be one of them. कौन सा रीजन नहीं है पाकिस्तान में गरीबी का? कौन सा रीजन नहीं है बच्चों? सोच समझ के बताना है हमें. राइजिंग डिपेंडेंस ऑन फॉरेन लोन, ये तो है. स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, नहीं भाई ऐसा कैसे हो सकता है? स्टेबल तो है नहीं, अनस्टेबिलिटी थी. यही बनेगा सेकंड. 1 2 3 1 3 ओनली सेकंड, डी पार्ट इसका आंसर बनेगा. परफेक्ट हो गया. अगला क्या है? चाइना हैज परफॉर्म्ड एक्सीडिंगली वेल इन वेरियस हेल्थ एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर्स. आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेल्थ इंडिकेटर. कौन सा हेल्थ इंडिकेटर नहीं है? बताओ भाई, ये तो आसान है, ये तो आसान है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हेल्थ से रिलेटेड है. लाइफ एक्सपेक्टेंसी हेल्थ से रिलेटेड है. पॉवर्टी का हेल्थ से क्या लेना देना है? ये हेल्थ इंडिकेटर नहीं है बच्चों. मैटरनल मोर्टेलिटी रेट भी हेल्थ से रिलेटेड है. चलो सर. अंडर डैश इन चाइना फार्मर्स वर रिक्वायर्ड टू बाय एंड सेल फिक्स्ड क्वांटिटीज ऑफ इनपुट्स एंड आउटपुट्स ऑन द बेसिस ऑफ प्राइसेस फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट. किस में था? का कम्यून सिस्टम में था, जीएलएफ में था, डुअल प्राइसिंग में था, या ग्रेट प्रोलेटेरियन कल्चरल रेवोल्यूशन में था? डुअल प्राइसिंग में था बच्चों. डुअल प्राइसिंग में चाइना में इस तरीके से प्राइसेस फिक्स करे गए थे. ठीक है. अगला, डैश अडॉप्टेड द रेजोल्यूशन ऑफ बैन ऑफ द क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स किस में बैन हुए थे बच्चों? काइटो प्रोटोकॉल, पेरिस प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल या ब्रडलैंड? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल. ठीक है. लास्ट क्वेश्चन मेरी जान, आखिरी क्वेश्चन मेरी जान. आंसर्स हमने लिख ही लिए, मैंने तुम्हें मार्क कराई दिए, फिर भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा तुम्हें. इन अर्बन एरियाज विद हाई पॉपुलेशन डेंसिटी what challenges is often associated with housing and living conditions? हाई पॉपुलेशन डेंसिटी है बच्चों, अर्बन एरियाज में लोग फ्लैट्स में रह रहे हैं भाई साहब, ऊंचे ऊंचे. कौन से सबसे बड़े चैलेंजेस हैं? डिफिकल्टी इन एक्सेसिंग सर्विसेज ड्यू टू कंजेस्टेड लिविंग कंडीशंस. भाई देखो ऐसा तो नहीं है, सर्विसेज तो मिल जाती है ना. इनएडिक्वेट हाउसिंग एंड ओवर क्राउडिंग लीडिंग टू स्लम सेटलमेंट, ये तो है. इनएडिक्वेट हाउसिंग है, ओवर क्राउडिंग बहुत ज्यादा है, स्लम सेटलमेंट्स करने पड़ते हैं. लिमिटेड ओपन स्पेसेस एंड रिक्रिएशन एरियाज, ऐसा नहीं है. हाई होम ओनरशिप रेट्स लेंडिंग टू लिमिटेड रेंटल ऑप्शंस, ऐसा भी नहीं है. अर्बन एरियाज में डेंसिटी की प्रॉब्लम है ना बच्चों. हाउसिंग और लिविंग कंडीशंस के लिए तो यही बनेगा. बी पार्ट इसका बेस्ट ऑप्शन बन जाएगा. सॉर्टेड, डन. इसी के साथ लेडीज और जेंटलमैन सारे एमसीक्यूज भी डन होते हैं. मुझे उम्मीद है आपको सारे आते हो. मुझे बताना कमेंट सेक्शन में 50 में से कितने नंबर बने. वैसे तो सारे आने चाहिए. आंसर्स का स्क्रीनशॉट लेना है एक बार ले लो, ताकि बाद में कोई देखना हो तो देख लेना यार. मैच भी कर लेना, कई बार जल्दी जल्दी में गलत हो जाता है. लो जी, ये समाप्त है. इसके बाद एक और वीडियो आपके पास अभी आ रहा है, बस उसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बताऊंगा. आंसर्स कैसे लिखने हैं, कैसे टाइम का यूटिलाइजेशन करना है, सब कंप्लीट कर देना, फिर चीजें खत्म करेंगे. ठीक है. थैंक यू सो मच गाइज फॉर ज्वाइनिंग इन. आई एम गोना सी यू ऑल सुपर सून. टिल देन सी या, टेक केयर, बाय बाय, कीप ग्रोइंग, कीप ग्लोइंग एंड कीप स्माइलिंग.